फर्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 4 का, जिसमें इन्होंने कहा है पूरी वर्कशीट में ड्रॉ द ग्राफ्स एंड फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो इन्होंने कहा है एक आइडेंटिटी फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है एफ सच दैट कि रियल टू रियल। आप जानते हैं पहले वाले को हम बोलते हैं हमेशा डोमेन, और दूसरा हमारे पास होता है कोडोमेन, बट अभी हमें रेंज भी फाइंड करनी है। देखिए इसका नाम आइडेंटिटी फंक्शन क्यों है? एफ एक्स का दूसरा नाम होता है वाई, और ये दोनों तो इक्वल हो गए। इक्वल होना, सेम होना, आइडेंटिकल होना, ठीक है, आइडेंटिकल होना, इसलिए फंक्शन हो गया आपका आइडेंटिटी। समझ में आई बात क्यों इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं? हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने में आप देखो इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक y और एक x, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और 10th क्लास में आपने 3rd चैप्टर में ग्राफ बनाने सीखे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। जब आप उन्हें बनाते थे तो आप लोग एक टेबल बनाते थे, एक x और एक fx या y। x की जगह 0 लिखा y 0 आया, x की जगह 1 लिखा y 1 आया। समझ में आया यहाँ तक? तो 0 0 और 1 1। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, एक 0 0 एक 1 1 को ज्वाइन करा तो आपका ग्राफ बन गया। ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, जिसे हम fx के नाम से जानते हैं। ये आपके पास एक पॉइंट आया 0 0, एक पॉइंट आया आपके पास 1 1। ये ऊपर कहीं तक भी जाएगा, नीचे कहीं तक भी जाएगा। आप x की जगह कोई भी वैल्यू लिखो, आंसर आएगा, और जो x लिखोगे वही आंसर y आएगा। डोमेन का मतलब होता है हमेशा x, और रेंज का मतलब होता है हमेशा y। को डोमेन नहीं होता, ठीक है। आप देखो मेरा x क्या है, मेरा x क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर। तो मेरी रेंज भी तो सेम ही है, तो मेरी रेंज भी क्या आएगी? कोई भी रियल नंबर। दूसरे तरीके से देखते हैं, ये कितना ऊपर तक जा सकता है, कितना नीचे तक जा सकता है? तो ऊंचाई के हिसाब से इन्फिनिटी, नीचाई के हिसाब से इन्फिनिटी। ऊंचाई और नीचाई से अगर देखते हो तो आप रेंज देखते हो, लेफ्ट टू राइट देखते हो तो आप डोमेन देखते हो। आप देखो लेफ्ट साइड में कितनी दूर जा सकता है? लेफ्ट साइड में देखो इनफाइनाइट तक जाएगा, हम यहाँ लेते जाएंगे तो लेफ्ट में बढ़ता जाएगा ना, और राइट में कितना जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसलिए इसका डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज भी हमारी क्या रही है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कांस्टेंट फंक्शन, जिसके लिए इन्होंने कहा है फंक्शन रियल टू रियल पर डिफाइन हो रहा है। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के है। इस एफ एक्स इक्वल टू के का मतलब समझिए कि यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स नहीं है। इसका मतलब यहाँ वाली वैल्यू से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आप कुछ भी लिखते रहो, ये आपका एक्स से फ्री है, फ्री फ्रॉम एक्स है, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। मतलब एक्स का इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक्स नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में आप देखो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, लेफ्ट में भी एक्स था, राइट में भी एक्स था। अगर आप लेफ्ट वाली वैल्यू को चेंज करोगे तो राइट वाली वैल्यू भी चेंज होगी। लेफ्ट में 2 डालोगे तो राइट में भी 2 आएगा। आप देखो आप लेफ्ट में एक्स की जगह कुछ भी चेंज करते रहो, क्योंकि राइट में एक्स नहीं है, इसलिए वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से आंसर के ही आता रहेगा, क्योंकि वहां से एक ही आंसर आता रहेगा। इसीलिए इसका नाम कांस्टेंट फंक्शन है, एक ही वैल्यू आनी है वहां से। अब इसे के की बजाय हम थोड़ी देर के लिए एफ एक्स इक्वल टू 2 से समझने की कोशिश करते हैं। एफ एक्स का मतलब y होता है, और आप देखो अगर आपने 10th क्लास में 3rd चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो आप जानते हैं कि x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस, इसका मतलब होता था 1 2, तो इसे ही बोलते थे आप y इज इक्वल टू 2, और y का दूसरा नाम क्या हो गया? एफ एक्स। तो समझ में आ गया।
अब देखो, पर हमें 2 थोड़ी बनाना है, हमें क्या बनाना है, k बनाना है। तो अब इसे क्या करो, k ले लो। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत इसमें? अब मुझे ये बताओ कि ये जो ग्राफ है ये लेफ्ट में कितनी दूर तक जा सकता है और राइट में कितनी दूर तक बना लेते? अगर मैं इसे और दूर तक ले जाता क्या मेरा ग्राफ गलत होता? राइट में कितनी दूर ले जाऊं मेरा ग्राफ गलत बन जाएगा? नो। तो इसका मतलब देखो, लेफ्ट और राइट की जब भी बात करेंगे इसका मतलब हम डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन आपका आ रहा है -∞ से +∞, जिसे हम आर भी कह सकते हैं। आर का मतलब ऑल रियल नंबर। अच्छा, अब देखो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। आप देखो यहाँ भी हाइट इतनी है, यहाँ भी इतनी है, हर जगह हाइट सेम है। 2 नहीं, फिलहाल तो हम इसे कहेंगे k है, ठीक है। तो इसकी हाइट तो फिक्स हो गई, हर जगह सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अनलाइक लास्ट टाइम देखो आप, ये चेंज होती जा रही थी, ऊपर भी कहीं तक जा सकती थी, नीचे भी कहीं तक जा सकती थी। लेकिन अब की बार ना तो ये ऊपर कहीं और जा रही है, ना ही नीचे कहीं और जा रही है। ये एक जो हाइट इसने पिक करी है उसी हाइट को लेफ्ट में, राइट में भी कंटिन्यू कर रही है, लेफ्ट में भी कंटिन्यू कर रही है। इसका मतलब इसकी रेंज फिक्स हो गई है और वो किसके इक्वल हो गई है, k के। तो ये इसकी रेंज आ गई। नेक्स्ट ग्राफ है आपका थर्ड, स्क्वायर फंक्शन में फंक्शन दिया है, रियल टू रियल पर डिफाइन हो रहा है, f(x) = x² है, चाहे आप x की फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r। देखिए इन्होंने सिर्फ x² के लिए बोला है, मैं आपसे कहता हूँ चाहे x² आ जाए, चाहे x4 आ जाए, चाहे x6 आ जाए, चाहे x8 आ जाए, चाहे x10 आ जाए, चाहे x12, 14, 16, 18, 20, 2n, कोई भी इवन पावर अगर आती है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ही पैराबोलिकल बनेगा, ठीक है। वो भी कैसा, अपवर्ड्स। अगर मैंने आगे प्लस का साइन लिया हुआ है तो ये सारे अपवर्ड्स पैराबोला बनेंगे, अगर माइनस लेंगे तो ये सारे डाउनवर्ड्स पैराबोला हो जाएंगे, ठीक है। एक और अलग से खास बात बताते हैं आपको, विशेष। देखिए ये तो आपको पता चली गया कि बनना तो पैराबोला ही है, लेकिन आपके मन में एक बात आ रही होगी, क्या सबसे एक ही ग्राफ बन जाएगा? भाई जब फंक्शन अलग अलग है, कोई x² है, कोई x8 है, कोई x6 है, कोई x4 है, तो सबका ग्राफ तो एक नहीं बन सकता। फिर क्या अंतर होगा सबके ग्राफ में, वो देखेगा। मैंने आपसे कहा था इनकी शेप पैराबोला होगी, लेकिन अंतर क्या आएगा वो देखते हैं। तो हमने क्या करा, 1 लिया, इधर 1 लिया, इधर -1 लिया, इधर -1 लिया, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैनुअली हम करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर मैं x की जगह 0 लिखूं तो आंसर क्या आया, 0। 1 लिखूं तो 1, -1 लिखूं तो -1, -1 से 1 आएगा, ठीक है। अब अगर मैंने 1/2 लिखा तो क्या आएगा, 1/4, ठीक है, 0.5 हो जाएगा, 0.5 नहीं 0.25, ठीक है। और अगर माइनस का 1/2 लिखा तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। माइनस का 1/2 लिखोगे तो माइनस के 1/2 का स्क्वायर 1/4 ही आएगा ना। तो x की माइनस की वैल्यू से आंसर तो ऊपर ही आ रहा है ना, ऊपर आना मतलब पॉजिटिव आना, ठीक है। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। अगर मैं इसे ज्वाइन करूं इतना ही तो आपको ये समझ में आता है कि ये -1 से आने वाला 1 है, ये 1 से आने वाला 1 है, और ये हमारे पास 1/2 से आने वाला 1/4 है। सोचो कि अगर मैं 1/3 लिखता, सॉरी 3 लिखता, 1/3 लिखते अगर हम 1/3 लिखें तो क्या आएगा। अच्छा वैल्यू थोड़ी कम हुई तो वो और कम हो गया, ठीक है। अब एक चेंज करते हैं, वो ऑब्जर्व करना बहुत ध्यान से। मैं बात x² की बजाय x4 की करता हूं। अभी x² में हमने x की जगह 1/2 लिखा था, ये दोनों आए थे। अगर f(x) = x4 होगा
और मैं x की जगह 1/2 लिखता हूं तो 1/16, तो 1/16 इसके ऊपर आएगा या नीचे? नीचे। आप देख रहे हो पावर 4 होते ही ग्राफ थोड़ा नीचे हो गया, तो ये ग्राफ आपका थोड़ा ऐसे बनेगा, क्योंकि 1 लिखने से तो 1 की पावर 4 1 ही आएगा, 1 से अंतर नहीं पड़ रहा। -1 लिखूं तो -1 की पावर 4 भी कितना आया? 1। तो अब देखो ये हमारा थोड़ा सा नीचे होता हुआ पहुंचा कहां पर? वहीं पर। अगर x 6 होगा तो ये थोड़ा और नीचे हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू और छोटी आएगी। आप 1 देखो, अगर x की पावर 6 होगी और मैं 1/2 लिखता हूं यहाँ पर, या 1/2 लिखता हूं, तो आंसर कितना आएगा? 1/2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी? 1/6। वो काफी नीचे हो गई ना। तो आप देखो पावर है बड़ी तो वैल्यू आ रही है छोटी, लेकिन कब तक? सिर्फ 1 तक। 1 के बाद क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं। 1 के बाद ध्यान दीजिएगा, अब मैं x की जगह 2 लिखता हूं, तो स्क्वायर में लिखता हूं तो 2 से आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है, 2 लिखने पर आंसर आएगा 4। तो अभी तो हमने 1 लिखा था, अब आया हमारे पास 2, तो आंसर पहुंच जाएगा ये। ठीक है, ये। अब अगर मैं इस वाले में 2 लिखूं तो आंसर क्या आएगा? 16। आप देख रहे हो 2 लिखने से वैल्यू बहुत ऊपर पहुंच गई। ये तो 4 ही आ रहा था, 1 2 3 4, ये तो 4 पे पहुंच रहा था। वो 2 लिखते ही कहां पहुंच गया? एकदम 16 पे। तो इसका मतलब वो वैल्यू तो बहुत तेज ऊपर चली जाएगी, और 6 पावर लेंगे तो और भी तेज। शेप वही आ रही है पैराबोला, लेकिन थोड़ा टर्न जो है इसे हम कॉन्केविटी कहते हैं। ये कॉन्केविटी 1, देखो बड़ी पावर से छोटी वैल्यू आ रही है 1 तक, और 1 से बाद में क्या हुआ? बड़ी पावर से बड़ी वैल्यू आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो सारे ग्राफ आपके बनेंगे पैराबोला। आपके एग्जाम में से नहीं आने वाला x की पावर 4 या 6, लेकिन आपको पता होना चाहिए x² से क्या बनता है, x4 से क्या बनता है, x6 से क्या बनता है, और जब सबसे ही एक जैसा बनता है तो उनमें अंतर क्या होता है। आपसे अगर पूछा जाए में से कोई भी एक ग्राफ, तुरंत आप बनाएंगे पैराबोला। समझ में आ गई बात? अब डोमेन और रेंज की बात आती है। डोमेन देखो, क्या मैं लेफ्ट साइड की कोई भी वैल्यू लिख सकता हूं x की जगह नेगेटिव? राइट साइड की कोई भी वैल्यू लिख सकता हूं? ये लेफ्ट में कहां तक जाएगा? राइट में कहां तक जाएगा? ऊपर कहां तक जाएगा? नीचे कहां तक जाएगा? बिल्कुल गलत, इससे नीचे तो जा ही नहीं रहा। तो आप देखो इसका डोमेन तो हो गया, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, परंतु इसकी रेंज आई 0 से इंफिनिटी। 0 इंक्लूडेड है, इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। ग्राफ हमारा पैराबोलिकल है। डी पार्ट में हमें क्यूबिक फंक्शन के बारे में आपको ग्राफ बनाना है, उसका डोमेन रेंज भी बताना है। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है f जिसका डोमेन r है और कोडोमेन भी r है। अब हम कहते हैं f(x) इक्वल टू चाहे x³ हो, चाहे x5 हो, चाहे x7 हो, चाहे x9 हो, या 2n-1 का मतलब कोई भी ऑड पावर हो, इन सबके ग्राफ की शेप सेम ही होती है। ओके, पर हम बनाएंगे सिर्फ किसका ग्राफ? x³ का, क्योंकि हमें बनाना है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक x बनाते हैं, एक y लिखते हैं। y का मतलब होता है f(x). अगर मैं x को 0 लिखूं तो y 0 आएगा, x को 1 लिखूं तो y 1 आएगा, x -1 लिखूं तो -1 आएगा, 2 लिखूं तो 8 आएगा, 3 लिखूं तो 27 आएगा, -2 लिखूं तो माइनस का 8 आएगा, -3 लिखूं तो माइनस का 27 आएगा। ठीक है, अब हम इसे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 27 तो बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम सारा तो बना नहीं पाएंगे। तो 1 1 2 -2 3
-3। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 पे 0 आ रहा है, 1 पर 1 आ रहा है, 2 पर 8 आ रहा है। आप देखो आपका ग्राफ ऐसा जा रहा है, -1 पर -1 आ रहा है, -2 पर -8 आ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा जा रहा है। तो ये जो आपके पास ग्राफ बना, ये आपका क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है। अब बात आती है इसके डोमेन और रेंज की। आप देखो मैं x की जगह कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम होती है दो बातों से, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए और रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। यहाँ पर रूट है ही नहीं तो माइनस कहाँ से आएगा, अपॉन में x है नहीं तो 0 कहाँ से आएगा। भाई अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, तो जब अपॉन में कुछ है ही नहीं तो फिर 0 कैसे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर x की जगह कोई भी वैल्यू लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। आप देखो ये x के लेफ्ट में भी जा रहा है, x के राइट में भी जा रहा है, इसका मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड में जाएगा। तो आपका डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, -∞ से लेकर इन्फिनिटी। इसके बाद बारी आती है रेंज की। आप देखो ये कितनी ऊपर तक जाएगा और कितना नीचे तक, तो फिर से हो गया -∞ से इन्फिनिटी हो गई इसकी रेंज, ठीक है। यहाँ पर देखो वैसे भी डोमेन का पता तो आपको क्वेश्चन में ही लग गया था कि ये ऑल रियल नंबर है, और ये रेंज नहीं है, ये आपका क्या है, कोर डोमेन है। समझ में आ गया। ई पार्ट में हमें रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ बनाना है, जिसका मतलब होता है f(x = 1/x)। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारी परेशानी दो बातों से है। एक तो अपॉन का 0 हमें नहीं चाहिए और रूट में माइनस नहीं चाहिए। इसका मतलब जब भी x अपॉन में हो तो ध्यान रखो कहीं अपॉन का 0 तो नहीं बन रहा, और अगर रूट हो तो ये ध्यान रखो कहीं माइनस तो नहीं आ रहा रूट में। अभी देखो x अपॉन में रूट में तो नहीं है, सोचो अगर किसी ने x की जगह 0 लिख दिया तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि डोमेन में आप सब कुछ लिख सकते हो, दुनिया के सारे नंबर लिख सकते हो, पर 0 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? 0 लिखने पे आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और जिसकी परमिशन है ही नहीं मैथमेटिक्स में, अपॉन में 0 की कभी परमिशन नहीं होती यूज करने की, तो इसलिए देख रहे हो अब की बार आपका डोमेन क्या आ चुका है, डोमेन आपका r-0 है। अब हमें बनाना है ग्राफ, ठीक है। f(x = 1/x), बहुत ध्यान से देखिएगा, x है, y है, आया मतलब f(x) है। अगर मैं x की जगह 1 लिखूं तो 1/x से आंसर क्या आएगा, 1। अगर मैं 2 लिखूं तो आएगा 1/2, 3 लिखूं तो 1/3, -1 लिखूं तो -1, माइनस का 2 लिखो तो ठीक है, माइनस का 3 लिखूं तो ठीक है, माइनस अगर मैं 1/2 लिखूं तो 2, 1/3 लिखूं तो 3, 1/4 लिखूं तो 4, ठीक है। और अगर मैं 1/100 लिखूं तो 100, ठीक है। और अगर मैं 100 लिखूं तो 1/100। इसका मतलब 1 के बाद बड़ी वैल्यू लो तो आंसर छोटे, छोटी वैल्यू लो तो आंसर बड़े। ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए इसमें उल्टा चल रहा है सिस्टम, इसीलिए इसका नाम रेसिप्रोकल है। इन्फिनिटी नंबर लिखने की परमिशन ही नहीं होती, आपको अभी बोला है। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइन, जो नंबर है ही नहीं, जो डिफाइन ही नहीं है, उसकी कैलकुलेशन की आपको परमिशन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब सुनो, ग्राफ बनाते हैं। रियल नंबर में कभी इन्फिनिटी नहीं होता, हमेशा हम लोग ये लगाते हैं, ध्यान से देखा करो। इसका मतलब होता है इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, ध्यान से देखा करो। आपको मैंने बताया इन्फिनिटी की कभी परमिशन नहीं है यूज करने की, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास -1 है, ये 1 है, ये -1 है।
यहाँ पर आया 2 है, यहाँ पर आया -2 है, ये आया 2 है, ये आया -2 है, ठीक है। 1 पे आया 1, 2 पर आया 1/2, 3 पर आएगा 1/3 और कम, 4 पर आएगा 1/4 और कम, 5 पर आएगा 100 पे आएगा 1/100 बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। और 1/2 पर आया 2, 1/3 पर आया 3, इसे ज्वाइन करो तो ग्राफ ऐसा बन जाता है, ठीक है। ये और नीचे होता जाता है, और नीचे होता जाएगा, और नीचे होता जाएगा, और नीचे होता जाएगा, पर कभी इसे टच नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। और यहाँ देखो -1 से -1, 2 से आया -2, इन्हें ज्वाइन करो तो वो ये ऐसे होगा, ये थोड़ा पास होती जाएगी लेकिन कभी इसे टच नहीं कर पाएगी। तो ये ग्राफ जो बनता है इसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कहते हैं। आप ये देखो, क्या ये लाइन इसे कभी टच कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसका मतलब आंसर कभी 0 नहीं आएगा। तो डोमेन हमें पता था, डोमेन तो क्वेश्चन में ही गिवन था, क्या था? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और रेंज भी अभी हमने ऑब्जर्व करी कि सारे आंसर आएंगे परंतु हम 0 आंसर कभी नहीं ला पाएंगे। आप देख रहे हो ये कितना ऊपर तक जाएगा, कितना नीचे तक जा रहा है, लेकिन कभी इस लाइन को टच नहीं कर पाएगा, कभी 0 नहीं आ पाएगा। इस तरह के ग्राफ को जो ऐसा सा बनता है, इसकी इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अर्थात ठीक है, लंबवत अति परवलय। दूसरी बात, आप ये देखिए, इसमें एक बहुत खास इवेंट हो रही है, एक अजीब सा फिनोमेना हो रहा है, वो देखिएगा क्या है। ये लाइन इसके पास आती जा रही है पर फिर भी कभी इसे टच नहीं कर पाएगी। अब मैं इस लाइन को अगर खींचते 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 1 किलोमीटर दूर ले जाऊं और ये और पास आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, क्या 1 किलोमीटर बाद इसे टच करेगी? 100 किलोमीटर दूर ले गए, अब करेगी? 1000 किलोमीटर दूर ले जाए, 1 करोड़ किलोमीटर दूर ले जाए, ये पास आती जाएगी। इसे टच कब करेगी? ये इन्फिनिटी, जो कभी आता नहीं। तो वो लाइन जो इन्फिनिटी पे टच करे वर्चुअल फॉर्म में, उस लाइन को हम एसिम्पटोट्स कहते हैं। एसिम्पटोट्स का मतलब अनंत स्पर्शी, ठीक है। तो आपके पास एक्स एक्सिस भी एसिम्पटोट्स है और अगर ध्यान से देखो वाई एक्सिस भी एसिम्पटोट्स है। तो इस ग्राफ के लिए 2 लाइनें एसिम्पटोट्स हैं जो इनफाइनाइट पर टेंजेंट है, जो टच करे वो टेंजेंट, जो लाइन टच करे वो टेंजेंट, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस इसे टच करेगी इन्फिनिटी पर, तो जो इन्फिनिटी पे करेगी जो होता नहीं है तो उसे हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स, वर्चुअल फॉर्म में होती है, ठीक है। एफ पार्ट में मॉडुलस फंक्शन है, हमें एफ दिया हुआ है R to R, इसका मतलब डोमेन दिया हुआ है ऑल रियल नंबर और को डोमेन दिया हुआ है ऑल रियल नंबर। और ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस के बारे में हम जानते हैं, नेगेटिव वैल्यू डालो तो वो उसे पॉजिटिव बना देता है, 0 से सेम रहता है और पॉजिटिव नंबर के लिए भी सेम रहता है। आप देखो अगर मैं 0 डालू तो 0 आएगा, 1 डालू तो 1 डालूंगा, लेकिन 1 आएगा, -1 डाले तो 1 आ जाएगा, 2 से 2 आएगा, -2 से 2 आएगा, 3 से 3 आएगा, -3 से 3 आएगा, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा। अब अगर इसे हम प्लॉट करें तो हमने तो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, 1 2 3, 1 से आया 1, सॉरी 0 से आया 0, 1 से आया 1, 2 से आया 2, 3 से आया 3, -1 से भी आया 1, -2 से भी आया 2, 3 से भी आया 3। अगर इन्हें ज्वाइन कर दें
तो बन रही है आपके पास ये एक लाइन। ठीक है, अब ये लाइन ऊपर क्यों बनी? क्योंकि कभी ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा। आप देखो ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब y हमेशा पॉजिटिव है या 0 है। मोड से जो भी आंसर आते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएंगे। कभी भी मोड से आंसर माइनस का तो नहीं आ सकता, इसलिए ग्राफ कभी भी नीचे नहीं जाएगा। समझ में आ गया? आप देखो इसमें आप x की जगह क्या लिख सकते हो? आपको बताया है कि हमें परेशानी दो चीजों से है, अपॉन के x से, रूट के माइनस से। x जब अपॉन में है नहीं, रूट में है नहीं, तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। दे भी रखा था। बात आती है किसकी? रेंज की। रेंज को चाहो तो RF भी लिख सकते हो, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, आप देखो इससे रेंज से आंसर क्या आएंगे? 0 से इन्फिनिटी आएंगे। 0 भी आ सकता है, इन्फिनिटी तो कभी आएगा ही नहीं, लेकिन पॉजिटिव में कुछ भी आंसर आ सकता है। क्यों? अगर मैंने डेसिमल की वैल्यू रख दी, डेसिमल में वैल्यू रख दी, तो आंसर डेसिमल में भी आएगा। अपॉन में लिख दी, अपॉन में आ जाएगा। रूट में लिख दी, रूट में आ जाएगा। तो इसका मतलब इससे रूट वाले भी आएंगे, अपॉन वाले भी आएंगे, डेसिमल वाले भी आएंगे, इंटीजर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे। इसका मतलब सारे पॉजिटिव, 0 से लेकर पॉजिटिव रियल नंबर्स हमारा आंसर है। दूसरी बात, ये तो हो गया आपके पास ग्राफ। ये ग्राफ जैसा राइट है वैसा ही लेफ्ट है। लेकिन अगर ये मिरर इमेज की बात करी जाए, क्या हम ये कह सकते हैं अगर इसे मिरर माना जाए तो ये मिरर इमेज है? अगर कोई ग्राफ y एक्सिस के लिए अकॉर्डिंग मिरर इमेज होता है, तो उस ग्राफ को हम इवन फंक्शन का ग्राफ कहते हैं। इवन फंक्शन का मतलब क्या है वो भी सुन लो। आप 1 लिख रहे हो तब भी वही आंसर, -1 लिख रहे हो तब भी वही आंसर। इसका मतलब जो आंसर x रखने पर आ रहे हैं वही आंसर -x रखने पर आ रहे हैं। अगर x की जगह -x रखने पर कोई फर्क ना पड़ता हो तो उस ग्राफ को हम इवन कहते हैं। एक इवन ग्राफ में आपको लास्ट क्लास में भी सिखा चुका हूँ, x²। आप x² पे ध्यान दें, अगर जो -1 रखने पे आएगा वही 1 रखने पर आएगा। -1 का स्क्वायर भी होता है 1 और 1 का स्क्वायर भी होता है 1। -2 का स्क्वायर भी होता है 4 और 2 का स्क्वायर भी होता है 4। -3 का स्क्वायर भी होता है 9 और 3 का स्क्वायर भी 9। तो देखो, याद करो, चेक कर लो, जैसा वो राइट में था वैसा ही वो लेफ्ट में होगा। इवन फंक्शन के ग्राफ हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। इन्हें हम सिमेट्रिक ग्राफ बोलते हैं, जैसे राइट वैसे लेफ्ट, y एक्सिस के अबाउट। तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है। तीसरी विशेष बात, मॉडुलस स्पेशल। मोड का ग्राफ हमेशा वी शेप ही बनाएगा, बट उस वी की शार्प एज कहां पर आएगी? आप देखो इसकी शार्प एज इस वक्त 0 पर है, तो शार्प एज वहां आती है, आप मोड में जो कुछ भी है उसे इक्वल टू 0 लिख लो, आपको शार्प एज मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, अभी मोड में क्या था आपका x, उसे 0 लिखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो 0 पर शार्प एज बना दो, दोनों साइड 45 डिग्री, आपका मोड का ग्राफ डायरेक्ट बन जाएगा। आपको ये सब तामझाम फैलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम इसे यूज कर सकते हैं, बट एग्जाम में टेबल वेबल बना देना, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है। समझ में आ गई बात? इन केस अगर मोड में यहाँ पर x की बजाय x-1 होता, तो मोड x-1 को हम रखते 0, x की वैल्यू क्या आती? शार्प एज कहाँ आती? तो 1 पर 45 डिग्री उधर और 45 डिग्री इधर। लेकिन अब बहुत खास बात आप सीखने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसे समझिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि हमने मोड पे, ये तो मोड x है, अगर मान लो हमारे पास मोड x की बजाय मोड में x-1 हो, या हमारे पास मोड में x+2 हो, आप देख रहे हो यहां से शार्प एज कहाँ आ जाएगी? 1 पर आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1 1 पर बनाओगे आप शार्प एज, तो अब देखो 1 पर बनेगा ना, तो 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर।
ये ग्राफ था तो वैसा ही, अब जैसा पहले बना था अब भी वैसा ही बना है, पर ये ग्राफ थोड़ा सा हिल गया, शिफ्ट हो गया। किधर शिफ्ट हुआ? राइट पे, राइट साइड में एक्स एक्सिस की। तो इसे हम शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ कहते हैं। आज शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ सीख लो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अब देखो जरा, यहां से शार्प एज कहां आ रही है? -2 पर शिफ्ट हो गया। अगर x में प्लस हो रहा है तो ग्राफ माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर x में से माइनस हो रहा है तो ग्राफ आपका प्लस की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। सुनिए, आप लोगों ने fx इक्वल टू x² का ग्राफ बनाया था, ऐसा चाहे तो देख सकते हैं। अगर ये x-1 का स्क्वायर होता तो माइनस है तो किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड में, प्लस में शिफ्ट होगा। अगर प्लस हो तो माइनस में। तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका किसका? x-1 के स्क्वायर का। समझ में आई बात या नहीं आई? तो जब भी x में कुछ प्लस या माइनस होता है तो ग्राफ हमारा शिफ्ट होता है। कहां शिफ्ट होता है? देखो, प्लस है तो माइनस की डायरेक्शन में, माइनस है तो प्लस की डायरेक्शन में, लेकिन x के साथ प्लस या माइनस एक नई तरीके की शिफ्टिंग भी होती है। वो क्या है? ये था हमारे पास, आपके पास है fx इक्वल टू मोड x, ठीक है। किसी ने इसमें ही प्लस कर दिया बाहर, तो इन्होंने मोड में तो कोई चेंज नहीं करा, इसका मतलब शार्प एज तो वही की वही है, लेकिन बाद में क्या प्लस कर दिया इन्होंने? इसका मतलब यह है कि जो भी ग्राफ है उसे एक ऊपर कर दो। अब की बार ये शिफ्टिंग हो रही है अपवर्ड्स, ठीक है। तो हाँ, अब ये ग्राफ बन जाएगा आपका मोड में x प्लस ये वाला, ये ग्राफ बनेगा आपका मोड x प्लस 1 का। तो अगर फंक्शन के बाहर प्लस या माइनस होता है तो ग्राफ अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स शिफ्ट होता है। प्लस है तो अपवर्ड्स, माइनस है तो डाउनवर्ड्स। हमारे पास एक क्वेश्चन नजर आ रहा है हमें, एल पार्ट, JKL। एल में आपके पास मोड में x प्लस 1 है और फिर माइनस का 3 है। तो इसके बाद हम उसी क्वेश्चन को करेंगे, इसे नोट कर लो। आई पार्ट में आपके पास फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू SGN। x का मतलब होता है सिग्नम फंक्शन, जो डिफाइन हो रहा है आपके रियल नंबर से रियल नंबर पर, मतलब डोमेन रियल नंबर, को डोमेन भी आपका रियल नंबर। सबसे पहले हमें सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में जानना पड़ेगा। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि अगर आपके पास सिग्नम फंक्शन है तो उससे आपके 3 आंसर आते हैं, -1, 0 या 1। -1 आंसर तब आता है अगर x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू आपने यहाँ लिखी। अगर आपने सिग्नम के साथ कोई भी नेगेटिव नंबर लिखा तो आंसर -1, और अगर आपने x की जगह 0 लिखा तो आंसर 0, और अगर आपने x की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखा तो आपका आंसर 1। अब बात आती है इसके ग्राफ को बनाने की। ग्राफ बनाने के लिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को बनाया है। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। हमने यहाँ 1 लिया और हमने यहाँ पे -1 लिया है। y की वैल्यू 1 और -1। अगर मैं x की जगह 0 लिखूं, देखिए मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा, x लिखूंगा, y लिखूंगा। अगर x की जगह 0 लिखा तो y भी मेरा 0 आया, 1 लिखा तो 1 आया, 2 लिखा तो 1 आया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए आंसर हमेशा क्या आना है? 1। 3 लिखा तो 1 आया, माइनस का 1 लिखा तो -1 आया, माइनस का 2 लिखा तो, और ये ऐसे ही चलते रहे। तो 0 से तो आंसर 0 आया, हमने डार्क कर दिया, ठीक है। अब 0 से आके कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया, 0.1 भी लिया तो आंसर मेरा 1 आया, फिर मेरा आंसर 1 आया, और भी कोई वैल्यू ली उससे आंसर मेरा 1 आया। पॉजिटिव साइड में वैल्यू ले रहा हूँ, सबसे आंसर मेरा 1 आता जा रहा है। 0.9 से भी, 1 से भी, 1.1 से भी, 1.2 से भी, 1.3, 1.4, 1.5, सबसे आंसर मेरा क्या आता रहेगा? 1 आता रहेगा, ऐसे ही। और अगर माइनस का कोई भी नंबर लिया है, माइनस का 0.1 तो उससे -1, माइनस का 0.2 -1, माइनस का 0.3 -1, और ये चलते चले गए। ये आ गया हमारे पास ग्राफ। अब आप सोचो कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन वैसे गिवन था ऑल रियल नंबर। रेंज हमारे पास क्या आ रही है? हमारे पास 3 आंसर आ रहे हैं, या तो -1 आ रहा है, या 0 आ रहा है, या
1 आ रहा है, यही हमारी रेंज है। जे पार्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, या इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बोल देते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं, फ्लोर फंक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। ये सारे इसी के नाम होते हैं, ठीक है। और इस जैसे आपके पास एक मॉडुलस फंक्शन होता था, अगर आप उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालते थे तो आंसर सेम आ जाता था, अगर नेगेटिव डालते थे तो पॉजिटिव आ जाता था, और जीरो डालते थे तो जीरो आता था, ठीक है। ये थोड़ा अलग है। इसे समझने के लिए हमें क्या है कि कुछ वैल्यूज़ को इसमें रखकर देखना पड़ेगा। तो हमने इसे समझने के लिए थोड़ी सी वैल्यूज़ के साथ इस फंक्शन को बनाने की कोशिश करी। हम बनाते हैं, थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स से हम समझेंगे, ये सबकी समझ में आ जाना चाहिए, ज़रूरी फंक्शन है काफ़ी। देखिए, अगर अंदर मैंने अंदर जो कुछ भी लिखा है, क्या वो इंटीजर है या नहीं है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके सामने आए तो आप ये देखो इसके अंदर लिखी हुई वैल्यू इंटीजर है या नहीं है। तो आप देख रहे हो इस वक्त क्या बोलेंगे आप, ये तो इंटीजर है, चाहे माइनस की हो, चाहे जीरो हो, चाहे प्लस की हो। अगर वैल्यू इंटीजर है तो ये फंक्शन कुछ नहीं करता है, वही आंसर आता है जो अंदर होता है, ठीक है। अगर अंदर इंटीजर है, चाहे वो माइनस का है, चाहे वो प्लस का है, चाहे वो जीरो है, अगर अंदर इंटीजर है तो ये फंक्शन कुछ नहीं करता है। बट अगर अंदर इंटीजर नहीं है तो ये फंक्शन क्या करता है वो इम्पॉर्टेंट है। आप इस नंबर को नंबर लाइन पर इमेजिन करो, सिर्फ इस नंबर को, यहाँ पर है, इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आएगा, ओके, ठीक है, जस्ट लेफ्ट में, तो ये उसके इक्वल हो जाता है। अगर अंदर इंटीजर नहीं है, कुछ भी है, तो ये अपने जस्ट लेफ्ट वाले इंटीजर के इक्वल हो जाता है। यहाँ से क्या आएगा, लेफ्ट में आता है 2 है बेटा, लेफ्ट में आता है 2 लेफ्ट में कि राइट में, मैंने क्या बोला था, जस्ट लेफ्ट में आने वाला इंटीजर, इसका लेफ्ट 2 है कि राइट है, राइट है ना 2, तो हमें कौन चाहिए, लेफ्ट, तो आंसर क्या माना जाएगा, 1। जस्ट लेफ्ट में -1 -2, जस्ट लेफ्ट में 98, जस्ट लेफ्ट भी है, जस्ट भी है, लेफ्ट भी है, 98 लेफ्ट तो है बट जस्ट नहीं है। अब आपके समझ में आ गया। 1.01 से 1.03 से 1.00001 से 1 से भी 1 गलत, 1 से 1 मैंने कहा था। अगर अंदर इंटीजर है तो कुछ मत सोचो, डायरेक्ट लिख दो। समझ में आ गई बात, 1 से 1 और 1 पॉइंट कुछ भी आता है उससे आएगा लेफ्ट साइड का, तो ये लेफ्ट साइड के इंटीजर के इक्वल होता है अगर अंदर इंटीजर ना हो। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 0
1 2 3। रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचो। तुम मुझे रूट दो, मैं तुम्हें वैल्यू दूंगा। ठीक है, 100 से कम है ना, तो माइनस का 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका -10 आएगा। रूट 99 से माइनस का 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 9.99 आएगा अप्रोक्स, तो उसका लेफ्ट में कौन हुआ? माइनस का 10। लेफ्ट साइड में जाओ, लेफ्ट में। ठीक है, माइनस का 99 का रूट, अगर रूट 99 पे माइनस लगा रहे हो ना, आप देखो ये है, अगर ये 100 होता तो कितना आता? 10 आता, लेकिन ये 100 नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है? ये माइनस का 9.99 कुछ आ जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? माइनस का 10। लेफ्ट साइड में -10 आया ना, तो हमें एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहां देखते हैं 1 2 3 1 2 3। ओके, 0 रखा तो आंसर क्या आएगा? 0.1 से, सोच के बोलते रहे ना, 0.1 से, 0.2 से, 0.3 से, 0.4 से, 0.5 से, 0.6 से, 0.7 से, 0.8 से, 0.9 से, 0.91 से, 0.92 से, 0.93 से, 0.95 से, 0.999 से, 0.99999 से, 0.9999999 से, 1 से जंप लग गई 1। 1.01 से, 1.01 से, 1.02 से, 1.1 से, 1.2 से, 1.3 से, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 99 999 99999 2 से, 2.1 से, 2.2 से, 2.3 से, 2.4 से, 2.5 से, 2.6 से, 2.7 से, 2.8 से, 2.9 से, 2.99 से, 3 से, ऐसे यहां बनेगा ये। आप देखो, आपको ये स्टेयर्स और स्टेप्स की तरह नहीं लग रही? स्टेयर्स के स्टेप्स हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम स्टेप फंक्शन भी है। दूसरा ही वैल्यू को लोअर डाउन कर देता है, लोअर लेवल पे आता है। जैसे कोई यहाँ पर है, उसे भी नीचे ले आया, तो फ्लोर पे ले आया, तो इसलिए इसे हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। ये आ गया समझ में आपके? अब आप बताओ, अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूं, इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है एक्स की जगह? और रियल नंबर, क्योंकि ना तो एक्स अपॉन में है और ना ही एक्स रूट में है, ये ऑल रियल नंबर। रेंज क्या आएगी? इंटीजर्स, क्योंकि इससे 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, चलते जा रहे हैं, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा। अब इतने सारों को लिखने का एक तरीका हमारे पास इंटीजर्स है। ठीक है, के पार्ट में हमारे पास fx इक्वल टू 2x + 3 है और फंक्शन डिफाइन होता है रियल टू रियल। ठीक है, तो fx को हमने y माना और इसे देख के तो कुछ अच्छा सा फील हुआ, क्योंकि 10th क्लास में तो ऐसे बहुत क्वेश्चन कर रहे थे। ये तो 10th क्लास वाला ही क्वेश्चन लग रहा है। इसके लिए क्या मेथड होता था? x की जगह 0 लिखा, 3 आया, फिर 1 लिख दिया तो 5 आ गया। ठीक है, तो 0 पे आ रहा है 3, 1 2 3 4 5 और 1 पर आ रहा है 5। ज्वाइन करा, बन गई लाइन। आप देखो इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर, क्योंकि कितना भी ऊपर और नीचे
जा सकता है। इस ग्राफ को बोलते हैं हम, देखो ये y और x है तो ये लीनियर ग्राफ है, ठीक है, लीनियर फंक्शन हो गया। लीनियर फंक्शन का मतलब होता है x की पावर 1 होना, ठीक है। एल पार्ट में हमारे पास फंक्शन है मोड x प्लस 1 माइनस में 3। तो आप देखो इसमें जो बेसिकली फंक्शन यूज हो रहा है वो मॉडुलस फंक्शन यूज हो रहा है। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन हम जानते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। मॉडुलस फंक्शन में हम ये देखते हैं कि इसकी शार्प एज कहाँ पर आएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी मोड में होता है उसे 0 लिखते हैं। इसका मतलब x इक्वल टू -1 इसका शार्प एज होगा। हम शार्प एज को लिखते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये मोड के ग्राफ का क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। अब हमने x एक्सिस बनाई, y एक्सिस भी बनाई, ठीक है। और आप देखो x की वैल्यू -1 +1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। तो -1 हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमने क्या करा, एक टेंटेटिव ग्राफ बना लिया है। क्योंकि ये जो हमने ग्राफ बनाया ना, ये सिर्फ बनाया है मोड में x प्लस 1 का, क्योंकि 3 के बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। अब मोड के बाद -3 हो रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ नीचे जाएगा। कितने पॉइंट नीचे जाएगा, 3। तो ये -1, ये -2 -3, ग्राफ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और अब ये बन जाएगा आपका ऐसे। एक्यूरेसी लाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, देखो आपने शिफ्टिंग से बनाया इस ग्राफ को, ठीक है। एक्यूरेसी अगर आप लाना चाहते हो तो बेस्ट मेथड वही होता है जो अब तक आप सीखते आए हो, x और y की वैल्यूज। अगर मैं x की जगह 0 लिखूं तो आंसर आ रहा है -2। अगर मैं x की जगह -1 लिखूं तो आंसर आ रहा है -3। अगर मैं x की जगह 2 लिखूं तो आंसर आ रहा है 0। 3 पॉइंट आ गए। तो x की जगह 0 लिखो तो आंसर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, -2 ही। अगर x की जगह 2 लिखूं तो आंसर क्या आ रहा है, 0। तो ये 2 से ले जाओ इसको ऐसे, समझ में आ गया। और ये आपका ग्राफ बन गया। डोमेन की बात अगर करी जाए तो आप देखो इस ऑल रियल नंबर और रेंज की अगर बात की जाए, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल गलत है, -3 भी आ रही है, ठीक है। -3 से इन्फिनिटी तक आएगा, क्योंकि वो उस -3 ने 0, देखो इससे तो 0 ही आता, सही बात थी, लेकिन वो 0 -3 होने की वजह से आंसर हमारा -3 डाउन हो गया। डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गई, ग्राफ समझ में आ गया, शिफ्टिंग समझ में आ गई, ओके।